हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हो और आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, तो इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना करके आप आगे बढ़ सकते हो। जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में मैथ्स रखे हैं या किसी स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन में मैथ्स ऑप्शनल पेपर है, तो वो भी स्टूडेंट इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में देखने वाले हम लोग प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी क्या है हम लोग लास्ट क्लासेस में थोड़ा बहुत जान चुके थे। आज हम लोग उससे आगे का कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स हमको बतलाना था, लेकिन वो आप लोग को पता है कुछ फंक्शंस था उस दिन, इस वजह से उस क्लासेस को कंटिन्यू नहीं किए। आज हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स आखिर होता क्या है। यहां पे थोड़ा देखेंगे आप एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, सपोज वी टॉस टू अनबाइज्ड कॉइन। हम दो कॉइन और वो दोनों ही क्या है, अनबाइज्ड। उसका मतलब भी समझेंगे कि अनबाइज्ड कॉइन क्या होता है। सपोज वी टॉस टू अनबाइज्ड कॉइन्स, लेट E1 is equal to getting a head on the first point। हम कितना कॉइन टॉस कर रहे हैं, टू अनबाइज्ड कॉइन टॉस कर रहे हैं। मतलब एक कॉइन को टॉस किए और उसमें जो रिजल्ट आया, गेटिंग ए हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, एंड E2 क्या है, गेटिंग ए हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। मान लेते हम एक कॉइन एक साथ, चाहे सपोज वी टॉस टू अनबाइज्ड कॉइन, मतलब एक कॉइन को टॉस करा और उसमें हेड आ गया। अगर उसमें हेड आया तो क्या ये इसमें उस पे कोई डिपेंडेंट है क्या कि वो हेड आया तो इसमें भी हेड आना चाहिए या इसमें टेल आना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट वो कुछ भी आए भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना आएगा। यानी कि गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, अगर फर्स्ट कॉइन हेड हुआ और सेकेंड में क्या कहता है, गेटिंग अ हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, हियर द आउटकम ऑफ द फर्स्ट कॉइन does not affect the outcome of the second coin। जब हम फर्स्ट कॉइन को टॉस किए तो उसका जो रिजल्ट आया, सेकेंड कॉइन को जब टॉस करेंगे तो उसका रिजल्ट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जब ये इससे इफेक्ट नहीं होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अच्छा, इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां पे कहता है सपोज, अब डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है वो समझते हैं। सपोज वी ड्रॉ टू कार्ड्स सक्सेसिवली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। मान लेते हैं एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स है। कार्ड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सिर्फ आने वाला क्लासेस में भी एक्सप्लेन करा जाएगा, वो सारी चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वहां से दो कार्ड निकाल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट कार्ड जब निकाले और वो फर्स्ट कार्ड को निकाल करके देखने के बाद उसको हम साइड में रख दिए, दोबारा दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, तो उस कार्ड को जो निकाल रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। मतलब फर्स्ट कार्ड को निकाल करके फिर रख करके फिर दूसरा कार्ड निकाले, ऐसा नहीं हुआ। तो कहता है सपोज वी ड्रॉ टू कार्ड सक्सेसिवली, suppose we draw two cards successively from a pack of 52 cards without replacement। अब यहां पे लिखता है let a E1 getting an S in the first row। पहला कार्ड जो निकाले ना
वहां से S निकल गया। कार्ड में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 करके 4 टाइप्स के होते हैं, तो वो सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे। अभी S का मतलब क्या होता है, इक्का, आप लोग समझेंगे। और हम ये मान करके चल रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आने वाला समय में 10 to 30 मिनट्स के अप्रोक्सीमेट में आपको समझ में आएगा कार्ड्स के बारे में। अभी हम ये मान करके चल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या था, लेट E1 गेटिंग एन S इन द फर्स्ट ड्रॉ, पहला कार्ड से इक्का निकल गया, अब उसको हम तो रखे नहीं। E2 गेटिंग एन S इन द सेकेंड ड्रॉ, अब सेकेंड भी ड्रॉ किए तो S निकला। सिंस द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, पहला कार्ड हम रिप्लेस नहीं किए, द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द पैक ऑफ रिड्यूस्ड टू 51। इफेक्ट कर गया क्या, जब हम फर्स्ट कार्ड निकाले और उसको रिप्लेस नहीं किए तो अब हमारे पास वहां कार्ड कितना बचा, 51 बचा क्या। अब वो 51 बचा तो उसमें से एक और कार्ड निकाला जा रहा है। Thus the probability of second draw depends on the outcome of the first card. Therefore E1 and E2 are dependent event, इसलिए E1 और E2 क्या होगा, डिपेंडेंट इवेंट्स, अकरेंस ऑफ इन इवेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहां पे क्या कहता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगा, तो कहता है टू इवेंट्स E1 एंड E2 आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if the occurrence of one does not affect the occurrence of the other। फर्स्ट का होने में if the occurrence of one does not affect the occurrence of the other, तो एग्जाम्पल में वही समझेंगे। एक साथ दो कॉइन को उछाला, पहला हेड आया और दूसरा में भी हेड आया, तो पहला हेड आने से उसको कोई इफेक्ट होगा क्या कि वो हेड आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो क्या हुआ, वो दोनों इवेंट्स क्या हुआ, इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, डिपेंडेंट इवेंट क्या होगा, इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ द अदर। इफ द अकरेंस, किसी इवेंट का होने का, इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ द अदर, अकरेंस ऑफ द अदर, द इवेंट आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। तब हम वैसे इवेंट्स को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स। एक बैग में 5 बॉल है, 3 रेड और 2 ब्लैक, 2 बॉल को वहां से निकाले और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, तो डिपेंडेंट होगा। कहता है सपोज वी टॉस 2 अनबाइज्ड कॉइन्स, लेट E1 गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, लेट E2 गेटिंग अ हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। यहां पे भी हेड आ रहा है फर्स्ट कॉइन में, यहां पे भी क्या आ रहा है, हेड आ रहा है ऑन सेकेंड कॉइन। E1 क्या है, मेरा मानना है कि भाई साहब गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए। E2 क्या है, गेटिंग अ हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। हियर द आउटकम ऑफ द फर्स्ट कॉइन डज नॉट अफेक्ट, पहला कॉइन में हेड आ गया तो ये फिर उसको इफेक्ट नहीं करेगा कि दूसरा कॉइन में हेड नहीं आएगा, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। द आउटकम ऑफ द फर्स्ट कॉइन डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द सेकेंड कॉइन। Therefore E1 and E2 are independent event। E1 और E2 क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। यहां पे क्या है सर, एग्जांपल नंबर 2, डिपेंडेंट इवेंट। कहता है सपोज वी ड्रॉ 2 कार्ड्स सक्सेसिवली, एक साथ 2 कार्ड निकाला गया, ड्रॉ किया गया, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कितना कार्ड्स, 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब दोनों कार्ड को, ऐसा नहीं कि एक कार्ड निकाले फिर उसको देखने के बाद रख दिए फिर दूसरा कार्ड निकाले, ऐसा नहीं है। तो यहां पे कहता है लेट E1 गेटिंग एन S इन द फर्स्ट ड्रॉ, और फिर E2 में भी क्या कहता है, गेटिंग एन S इन द सेकेंड ड्रॉ। सिंस द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, अगर पहला कार्ड रिप्लेस नहीं किया गया है
तो द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन पैक ऑफ रिड्यूस्ड टू 51, अब वहां पे 51 कार्ड बचेगा। Thus the probability of the second draw depends, तो सेकेंड जो ड्रॉ करेंगे वो डिपेंड हो जाएगा ऑन द आउटकम ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ। Therefore E1 and E2 are dependent events। अब हम लोग क्या दिखेंगे, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, उसका डेफिनेशन क्या है, कहता है इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये हम बता चुके हैं। इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस क्या है, सैंपल स्पेस, एंड ई इज अ सबसेट ऑफ एस, बी एन इवेंट, लेट डब्ल्यू बी एन आउटकम ऑफ ए ट्रायल। कहानी को समझने का कोशिश कीजिए। थ्रो अ सिंगल डाई, एक डाई को जब हम थ्रो किए तो इसका सैंपल स्पेस क्या है, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसा आ सकता है ऑल पॉसिबल आउटकम। इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ई हमारा क्या है कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ये इवेंट है। ट्रायल 1 जब आउटकम हमारा 4 आ हुआ है, आउटकम हमारा क्या आ गया 4, सिंस W यानी कि 4 बिलोंग्स टू E, द इवेंट E इज अकर, अगर इवन आ गया तो अकर कर गया। ट्रायल 2 आउटकम हमारा 5 आ गया, लेकिन जरूरत कितना था 2 4 6 का, लेकिन 5 इस इवेंट में नहीं है, तो द इवेंट E डज नॉट अकर, डज नॉट अकर। तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट के बारे में बोल रहे कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, इस तरह का एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ऑल पॉसिबल आउटकम को एक सेट में लिखते हैं तो उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। ई हमारा क्या है, सबसेट ऑफ एस, इवन नंबर का ये जो सेट बना है ना वो सबसेट होगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट यहां पे हैं क्या, यस सर, इसके सारे एलिमेंट यहां पे हैं। E is a subset of S, be an event, let W, ये W जो है, be an outcome of a trial। If W, ये जो W है अगर E में बिलोंग करता है, सबसेट इवेंट में बिलोंग करता है, तो हम क्या कहेंगे, द इवेंट E is said to have occurred। मतलब मेरे को 2 4 6 चाहिए था, अगर 4 आ गया, 4 आया मींस W अगर सेट E में बिलोंग कर गया, उस सैंपल स्पेस के सब सेट में इंटर कर गया, तो हम कहेंगे कि जो इवेंट चाहिए था वो अक्कर कर गया। अगर वो W बिलोंग नहीं किया E में, मतलब वो 5 है और वो E में बिलोंग नहीं किया, तो हम कहेंगे द इवेंट E इज सेड टू हैव एंड नॉट अक्कर्ड। एग्जाम्पल में ये लिखा होगा। उम्मीद करेंगे कि एक इवेंट का होना, एक इवेंट का ना होना के बारे में आप लोग समझे, अकरेंस और नॉट अकरेंस के बारे में समझे। अच्छा, इक्वली लाइकली इवेंट, यहां पे लिखा है इक्वली लाइकली इवेंट, क्या है सर, व्हेन वी रोल अनबायस्ड डाई, each outcome 1 2 3 4 5 6 is equally likely to occur। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम डाई को उछाले और बार बार 4 आ रहा है, मतलब वो अनबायस्ड नहीं है, मतलब वहां पे अनफेयर है। अनफेयर मतलब कहीं ना कोई मैन्युफैक्चर करके उसको खराब किया गया है कि डाई को फेंका जा रहा है और बार बार 4 आ रहा है, मैक्सिमम टाइम 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कहता है when we roll an unbiased die, each outcome 1 2 3 4 5 6 is equally likely to occur। यहां पे डेफिनेशन क्या कहता है, a set of events is said to be equally likely, a set of event is said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to the other।
ठीक है, इसका मतलब क्या कहता है, इक्वली लाइकली का मतलब इफ नहीं, ए सेट है, ए सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी इक्वली लाइकली, अगर हम उसको इक्वली लाइकली कह रहे हैं, तो इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर, अगर इक्वली लाइकली है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 बार बार आ रहा है, 5 4 3 2 छोड़ करके 6 ही बार बार आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, एक ही नंबर का बार बार आना मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अगर इक्वली लाइकली है तो वो इक्वली लाइकली है। तो कहता है इफ द डाई इज मैन्युफैक्चर्ड सच दैट, अगर डाई को मैन्युफैक्चर किया गया सच दैट, कुछ इस तरह से कि एक पर्टिकुलर फेस अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली, मतलब अपर फेस जो होगा ना, एक पर्टिकुलर नंबर्स का अपर फेस बार बार आ रहा है मोर फ्रीक्वेंटली, द डाई बिकम्स बाइज्ड एंड द आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, अनबाइज्ड डाई और बाइज्ड डाई क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स, कहीं ना कहीं सेट से रिलेटेड है सर ये जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो यहां पे क्या देख रहे हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स। तो सर अगर एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट क्यों कह रहे हैं वो भी बतलाएंगे। इसका ही एलिमेंट से एक और सेट बनाया गया 2 3 5, इसी इवेंट से एक और सेट बनाया गया 1 3 5, ठीक है, और इसी से एक और सेट बनाया गया जिसको हम क्या कह रहे हैं 2 4 6, ठीक है, ये U है कैपिटल में। तो सर एक सेट और उसके नीचे जितने भी सेट है वो सारे सेट के एलिमेंट इसी सेट से लिया गया है, कोई भी इस सेट से बाहर नहीं है, तो हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे इनके लिए। ठीक है सर, इनके लिए आप यूनिवर्सल सेट कहो। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को हम ई बार से निकाल सकते हैं या ई का पावर में सी लिख दे सकते हैं या ई के ऊपर में डैश लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर हम ये ऐसे करेंगे, सेट में हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो सेट में भी अभी हम लोग चल रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस इतना। तो यूनिवर्सल क्या है सर, यूनिवर्सल हमारा 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट यहां पे रहेगा, u माइनस ई रहेगा। तो e का वैल्यू क्या है, e1 का वैल्यू कितना है, तो सर e1 का वैल्यू है 235, तो यहां पे लिखेंगे 235। अगर क्लास 11th का सेट में जाकर के देखेंगे कि आखिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वहां सिखलाया गया है ये सेट डिफरेंस ऑफ ये सेट। तो यहां पे दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है, 2 3 और 5 कैंसिल हो जाएगा। इस सेट के अंदर में जो एलिमेंट बचेगा उस सेट के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1 4 और 6। सर इस सेट के अंदर में जो एलिमेंट है, तो यहां पे सैंपल स्पेस हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। सैंपल स्पेस एस क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अब मान लेते हैं इस इवेंट में हमारे पास ये आया 2 3 5, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या नहीं आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, तो सर 2 हटा दो सर, 3 हटा दो सर, 5 हटा दो, 1 4 6। तो 1 3 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 3 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2 4 6, 2 4 6 का क्या होगा 1 3 5। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां पे कहता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और एस क्या उसका सैंपल स्पेस, एंड ई इज अ सबसेट ऑफ एस, बी एन इवेंट।
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई डिनोटेड बाय ई रेज टू द पावर सी, चाहे ई डैश और नॉट ई, is the event that E does not occur, clearly either E occurs, अगर E occurs किया तो complement of E occurs in a tribe, या तो हमारा वो इवेंट ये होगा या हमारा इवेंट ये होगा। जैसे एक कॉइन को टॉस करा, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप क्या सोच रहे हो कि हेड आ जाए। अगर हेड आ गया, ई अक्कर किया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अक्कर्स नहीं करेगा। अगर हेड नहीं आया तो वो अक्कर करेगा। मतलब एक सैंपल स्पेस है, अगर यहां पे एक इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट को छोड़ दो, अगर ये अक्कर किया तो वो अक्कर नहीं करेगा, लेकिन अगर ये नहीं किया तो वो तो करेगा कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल रहे हैं सर, देखिएगा, वन ऑफ द टू इवेंट्स इज श्योर टू हैपन इन एनी सिंगल ट्रायल, थ्रो अ डाई वंस, एक डाई को जब एक बार उछाला, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, डाई को उछाला ऐसे नहीं, ठीक है, लूडो का गोटी, उसका इवेंट ऑफ गेटिंग हमारा क्या, मतलब मेरा माइंड में क्या चल रहा है, क्या आ जाए, इवन नंबर 2 4 6। तो अगर ये हमारा इवेंट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई क्या होगा, 1 3 5, दैट इज गेटिंग एन ऑड नंबर इन एनी सिंगल थ्रो, एक बार फेंक ही देते हैं, ऑफ द डाई, या तो वो नंबर इवन होगा या तो वो नंबर ऑड होगा, विल अक्कर, या तो वो एक ई आएगा या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई से आएगा, या ई से अक्कर करेगा या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई से अक्कर करेगा। तो यहीं पे कहता है कि वन ऑफ द टू इवेंट्स, ये एक इवेंट है और वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, वन ऑफ द टू इवेंट्स इज श्योर, या तो हमारा इवन आएगा या हमारा ऑड आएगा, टू हैपेंस इन एनी सिंगल ट्राइब। सर कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और अभी भी ग्रेजुएशन में भी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग, ये सब पढ़ रहे थे हम लोग। 9th 10th में जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, वहां पे था हमारा पोलिनोमियल, हाँ, पोलिनोमियल के बाद क्या था, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के बाद क्या था, तो जहां पे एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे और कुछ कुछ इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकालते थे, तो उसको अलजेब्रा में रखते थे। जब 12th क्लास में आए थे तो हम लोग मैट्रिसेस पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग किस में थे, 11th में थे, तो आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर्स को पढ़े थे। तो सर जहां पे भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हम लोग काम करने लगते हैं, वो तो मैक्सिमम जगह पे होता है, और एक्स वाई जेड वेरिएबल वो भी होता है, तो इस टाइप के टर्म्स को अलजेब्रा कहते हैं। तो सर प्रोबेबिलिटी में भी क्या कहता है, अलजेब्रा ऑफ एन इवेंट्स, क्या अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होता है, तो कहता है इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एन इवेंट इज सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है, इवेंट हमारा सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस होता है। द अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स रिफर्स टू द सेट रूल्स। यहां पे क्या कहता है, द अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स रिफर्स द सेट रूल। सेट पढ़े थे ना क्लास 11th में, तो सेट में कुछ कुछ रूल्स होता है एंड ऑपरेशंस होता है, सिमिलर टू अलजेब्रा इन मैथमेटिक्स, used to combine the manipulates events, basic operation on events, union of events A union B।
इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी दो इवेंट है। मान लेते हैं हमारे पास व्हेन टॉस ए डाई, जब हम एक डाई को टॉस किए तो यहाँ पे क्या लिखा, इवन नंबर, यहाँ पे क्या लिखा, ऑड नंबर। अब जब दोनों का यूनियन किया तो 1 2 3 4 5 6, क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर आया? ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि सर हम लोग ए यूनियन बी दिखेगा ना तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, इसका मतलब क्या है कि बोथ इवेंट ए एंड इवेंट बी अकर सिमिल्टेनियसली व्हेन ड्रॉइंग ए कार्ड। जब हम एक कार्ड को ड्राइंग किए, मतलब वहां से निकाले, तो पहला इवेंट क्या है, रेड कार्ड। अब कार्ड में रेड कार्ड क्या होता है, तो वहां पे कार्ड में दो टाइप का कार्ड होता है, ब्लैक 26 होता है और रेड 26 होता है। तो 26 कार्ड में रेड कार्ड निकालने का बात कर रहे हैं, पहला इवेंट है। बी में क्या है, किंग्स। अब किंग तो 4 होता है, तो 4 में 2 रेड होगा और 2 ब्लैक होगा, तो 2 किंग रेड हुआ। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन करा गया तो रेड किंग आ गया। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कहीं ना कहीं फिर से सेट में कॉम्प्लीमेंट आया। यूनियन अलजेब्रा का जैसा काम कर रहा है, इंटरसेक्शन भी अलजेब्रा का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी अलजेब्रा का काम कर रहा है, ये हम लोग समझ गए। ए डिफरेंस बी, ये भी हम लोग समझ गए थे कि ए और बी के बीच में जब डिफरेंस होगा सैंपल स्पेस में, जब हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट किए थे, एक इवेंट को सब्ट्रैक्ट किए थे, तो क्या आया था। तो यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, ए और बी में सब्ट्रैक्शन हुआ तो ए का कॉमन एलिमेंट को यहां से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 3 और 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो एलिमेंट बचेगा बस उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखे यूनियन, हम लोग देखे इंटरसेक्शन, हम लोग देखे कॉम्प्लीमेंट, हम लोग देखे डिफरेंस ए डिफरेंस बी। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 5, मतलब एक डाई को थ्रोन किए और सैंपल स्पेस क्या, नहीं सैंपल स्पेस तो 1 to 6 आया और हमारा डिमांड चल रहा है कि 7 आ जाए, तो वो डाई को आप कितना बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे 7 आएगा नहीं, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट जो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। नो आउटकम्स अकर्स गेटिंग ए 7 ऑन अ स्टैंडर्ड डाई, नहीं आएगा। The event that always occur when the tossing a die event getting a number less than 1, getting a number 1 and 6, getting a number between 1 and 6, 1 और 6 के बीच में होना चाहिए, श्योर इवेंट है। तो कहीं ना कहीं कॉम्यूटेटिव लॉ अगर कभी दिखेगा ये लॉ तो हम लोग इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, बी यूनियन ए। सर अभी हम आप लोग का नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नोट्स बनने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, अभी तक हम क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करा है, लेकिन ये सब क्लासेस अगर आप स्किप करोगे ना तो हो सकता है कि आपको मेन इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको ना समझ में आए। और अगर आप मैथ ऑनर्स लिए हो, अगर आप मैथ से आप कुछ करना चाह रहे हो, तो मैथ्स में तो इंटरेस्ट है ना सर, तभी तो पढ़ रहे हो, इसलिए हम ऐसे पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं और एक्सप्लेन करना कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोग जानते हैं कि जब दो सेट का यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे यूनियन लगा दिया, यहाँ पे सी एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन के लिए, अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो ये यूज करेंगे, ये लिखा हुआ है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन है, दोनों को बांट दिया गया और बीच में यूनियन लिखा गया, यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बांट दिया गया। और डिमॉर्गन्स लॉ जो आप लोग सेमेस्टर 1-2 में कहीं पे पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नहीं भी पढ़े होंगे तो ये याद कर लो,
कुछ लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में अलजेब्रा का बात करेगा, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का बात करेगा तो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और क्या, इम्पॉसिबल, श्योर और फिर कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉर्गन्स लॉ। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी, और हो सकता है कि क्लासेस में हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगे। यहां पे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अभी तक तो इवेंट्स के बारे में समझ रहे थे कि क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या होता है एग्जॉस्टिव, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी तक में पहुंच चुके हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है सपोज ए बैग कंटेन्स 9 रेड बॉल्स, कितना बॉल कंटेन करता है, 9 रेड बॉल्स एंड 10 व्हाइट बॉल्स। सपोज कर लीजिए कि एक बैग में 90 रेड बॉल्स है और 10 व्हाइट बॉल्स है, ऑल सिमिलर इन शेप एंड साइज, सबका शेप और साइज क्या है, सिमिलर है। इफ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उस बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं एट रैंडम, द आउटकम विल बी आइदर रेड और व्हाइट। अब वो आउटकम जो बाहर निकला है वो या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा, नहीं व्हाइट होगा। लेकिन आप नोटिस करना रेड बॉल का निकलने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि वो बॉल 90 बॉल है उस बैग में, रेड बॉल अधिक है व्हाइट बॉल से। तो यहां पे क्या कहता है, क्लियरली ड्रॉइंग ए रेड बॉल इज मोर लाइकली देन ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल का निकलने से ज्यादा किसका निकलने का चांसेस है, सर रेड बॉल का। दिस लाइकहुड इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग प्रोबेबिलिटी, ए न्यूमेरिकल मेजर दैट इंडिकेट्स हाउ likely an event is to occur. Event more likely to occur are assigned higher probability values. Event less likely to occur are assigned lower probabilities values. White का lower probability values कह सकते हैं, red का higher बोल सकते हैं। अब भाई एक बैग में 90 बॉल रखे हो रेड का, 10 बॉल रखे हो व्हाइट का, 90 और 8 में 10 में वहां से एक बॉल निकालोगे तो ज्यादातर निकलने का क्या चांसेस होगा, रेड बॉल। तो यहां पे कहता है इवेंट मोर लाइकली टू अकर आर असाइन, मोर जब निकलने का चांसेस रहेगा तो हायर प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज होगा। इवेंट लेस लाइकली टू अकर आर असाइन, क्या लिखा है, लेस लाइकली टू अकर आर असाइन लोअर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। यहां पे कहता है दिस लाइकहुड इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो कहानी बनाए हैं आप कि सपोज ए बैग कंटेन 90 रेड बॉल्स एंड 10 व्हाइट बॉल्स, ऑल सिमिलर शेप एंड साइज, इफ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम द आउटकम विल बी आइदर रेड और व्हाइट, या तो वो रेड होगा या व्हाइट होगा। अब कौन ज्यादा निकलने का चांसेस है, तो कहता है रेड बॉल निकलने का मोर चांसेस है, किससे, व्हाइट बॉल से। अगर ज्यादा चांसेस है तो उसको क्या कहेंगे, हायर प्रोबेबिलिटी किसका है, हायर प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज किसका है, रेड का। लोअर प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज किसका आने का चांसेस है, व्हाइट का। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ए न्यूमेरिकल मेजर that indicates how likely an event is to occur, किसी का होने का न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करने का बात किया जाए। डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो बॉल वाला भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक बैग में 90 और 10। Let S be the sample space and E is the subset of S, be an event. The probability of an occurrence of E is defined as, अच्छा probability of E का होने का क्या है, number of outcomes
favorable to E divided by total number of possible outcome, or equivalently using cardinality notation, यानी कि probability of E is equal to क्या लिख सकते हैं सर? probability of E is equal to आप लिखोगे number of E divided by number of S। इस तरह का नोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी। यहां पे नंबर ऑफ ई किसको दिखलाता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। सेट ई के अंदर में कितना एलिमेंट है, और ये क्लास 11th में हम लोग सीखे थे। नंबर ऑफ एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है सर। अब कुछ एग्जांपल्स दिखला देते हैं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, और कुछ थ्योरम्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद पढ़ेंगे बायस थ्योरम, बायस थ्योरम के बाद पढ़ेंगे जैसे जैसे आपके सिलेबस में आएगा वैसे वैसे। इतना बेसिक अगर आप समझोगे, इतना बेसिक आप सभी को ही समझ में पाए हो, तो आने वाला क्लासेस आपको अच्छा लगेगा। क्या है? 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अनबायस्ड का मतलब बतलाओ, समझ में आ गया ना? अनबायस्ड क्यों बोल रहे थे? ठीक है। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है इन टॉसिंग 3 कॉइन्स द सैंपल स्पेस इज एस इज इक्वल टू क्या होगा? सर आप लोग को इवेंट बनाना सिखलाया थे, याद करना। ये पहला हेड टेल, फिर हेड टेल, और फिर क्या हुआ? हेड टेल। मतलब एक पॉसिबल आउटकम क्या है? 2 ही ना। तो ये एच टी है, ये एच टी है, यानी कि क्या होगा? एच 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 टी, एच 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 टी, टी एच टी टी। अब यहां पे क्या होगा सर? एच टी से फिर प्रोडक्ट करेगा। तो आप ऐसे याद कर लो ना सर। क्या याद करना है? जब कितना 3 अनबायस्ड कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है? तीनों हेड हो जाए, ऑल पॉसिबल आउटकम लिख रहे हैं, या पहला 2 हेड हो जाए फिर टेल हो जाए। हेड टेल हेड, फिर क्या होगा? टेल हेड टेल हेड, फिर एच टी टी, टी एच टी, और टी टी एच, लास्ट में टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना है? 8, यानी कि ये सेट के अंदर में कितना एलिमेंट है? 8, वही लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना? 8। ऑल हेड्स, मतलब पहला भी हेड दिखे, दूसरा भी हेड दिखे, तीसरा भी हेड दिखे। यहाँ पे सभी हेड है? नहीं। इसमें सभी हेड है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। सिर्फ इसको छोड़ करके सारे कॉइन हेड शो कौन नहीं कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, एक के अलावा। तो यहाँ पे कहता है लेट E1 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, यानी कि E1 इज इक्वल टू एच एच एच। और इसमें कितने एलिमेंट है सर? E1 में एक एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑल हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो नंबर ऑफ E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S, यानी कि 1/8 हो जाएगा। 2 हेड्स आने का, यहां पे कहता है 2 हेड्स आने का। तो सर यहां पे 2 हेड आ रहा है, यहां पे 2 हेड आ रहा है, यहां पे 2 हेड आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा, यहां पे नहीं आ रहा है, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे 2 तो है लेकिन उससे ज्यादा भी है सर, और यहां पे एग्जैक्टली 2 हेड बोल रहा है, तो इसको तो ले नहीं सकते हैं सर। तो टोटल कितना? 3।
तो E2 इज इक्वल टू एच एच टी एच टी एच टी एच एच, यानी कि E2 का वैल्यू कितना है 3। तो नंबर ऑफ E2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S इज इक्वल टू कितना हुआ 3/8, यानी कि 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय 1 हेड आने का। सर 1 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है सर? सर यहां पे 1 हेड नहीं है ना 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 ना, यहां पे है, यहां पे है और यहां पे। तो ये हुआ नंबर ऑफ E3 इज इक्वल टू 3, सेट के अंदर में कितने एलिमेंट है 3, यानी कि नंबर ऑफ E3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S 3 डिवाइडेड बाय 8। यहां पे आता है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, और कम से कम 1 हेड का मतलब क्या होगा वो देखना, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड है नहीं सर, इसमें तो एक भी हेड नहीं है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे, 1 हेड है, एग्जैक्टली 1 हेड है, कम से कम एक तो है सर, है। तो टोटल कितना हुआ 7। तो कहता है इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, लिख दिए टोटल एलिमेंट 7 है और डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 8। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। क्या यहाँ पे 2 हेड है? नहीं। 2 हेड नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे है सर, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। टोटल कितना है सर 4। 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा सर 4 डिवाइडेड बाई 8। तो सर ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और उसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें बहुत सारा थ्योरम होता है, वो थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे, और बीएससी मैथमेटिक्स का क्लासेस उस लेवल से जैसा आप लोग का चलना चाहिए वैसे कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग को लग रहा है कि आप लोग के लिए काम किया जा रहा है, तो आप कमेंट्स जरूर कुछ लिख करके छोड़ना, तो मेरे को लगेगा कि आप कुछ समझ रहे हो, सीख रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।